नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही सीएम धामी ने 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ स्मारक का लोकार्पण किया और वाजपेयी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अभी जिनको हम सब लोगों ने सुना, सच में शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है और पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय तक अनवरत रूप से शिखर पर रहकर काम करना और छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का संकलन करना अगर किसी से सीखा जा सकता है तो उसकी प्रतिमूर्ति हमारे सामने आदरणीय रजत शर्मा जी हैं। और यह भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन आपके कार्यालय से 14 फरवरी 2024 को मेरे पास अचानक फोन आता है कि आपको जो है 16 तारीख को आपकी अदालत के कार्यक्रम में आना है। तो मैं बहुत मतलब मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपकी अदालत में जाऊं, इसलिए नहीं कि वो बहुत वैसा कार्यक्रम होता है और मैं थोड़ा अंदर से संकोच कर रहा था। बहुत मुझे लगा कि उसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और जो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे, क्योंकि रजत जी के सामने बैठना, बोलना, संवाद करना सच में मेरे लिए एक परिकल्पना थी दूर की। मैं आपसे पहले मिल चुका था और मैं बहुत संकोच करते हुए मैंने कहा, अरे अभी इतनी जल्दी कैसे आऊंगा, क्या आऊंगा, उसमें तो बहुत तैयारी करनी होती होगी। और मुझे लगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा होगा। मैं उस दिन गया आपके पास और केवल आधे घंटे का आपने वो अदालत शुरू होने से पहले, शो शुरू होने से पहले मुझसे बात की और उस आधे घंटे में तमाम चीजें जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी आपने बातों बातों में मुझसे पूछ ली और एक कागज भी आपके पास था, उसमें साथ साथ नोट करते जा रहे थे। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि पता नहीं पहले से कुछ क्वेश्चन बैंक तो नहीं बनता है जिसको आप बताते होंगे, लेकिन सच बता रहा हूं कि मैं बहुत घबराया था। लेकिन जब मेरा आपके साथ शो हुआ और उसमें देश दुनिया से मेरे पास इतने फोन कॉल्स आए और वो जो कुछ हजारों में जाता था, पहले कोई पोस्ट पड़ती थी तो ये कई लाखों में वो चली गई, वो आपकी अदालत का कार्यक्रम। और आपने मुझे इतना सहज कर दिया। आप समझ रहे थे कि मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूं, तो इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम धामी की गृह मंत्री से यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दरअसल अगले साल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है, उससे पहले सीएम और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री के साथ मुलाकात पर सीएम धामी ने कहा कि जुलाई में देश के अंदर नए कानून लागू हुए हैं, उनको लागू करने के लिए उत्तराखंड लगातार काम कर रहा है। गृह मंत्री के साथ की बैठक में जानकारी विस्तार से दी गई। पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था तो नेहरू जी की सह पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया
और यही नहीं, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो 1952 का लोकसभा का चुनाव हो या 1954 के लोकसभा का उपचुनाव में बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। और खुद उस समय नेहरू जी ने खुद उन क्षेत्रों में जाकर कई जनसभाएं की और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया, परंतु उन्हें चुनाव में हराने वाले उनके ही जो एक सहायक थे नारायण सदोबा काजरोलकर, उनको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब ने नेहरू जी और उनके समर्थकों के द्वारा जो लगातार उनके षड्यंत्रों से तंग आकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उनको संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की और यहां तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी उल्लेख किया था कि कांग्रेस नेहरू जी लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहता है और उन्हें लेकिन दलितों और आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, केवल मुस्लिम सुरक्षा की चिंता है। उत्तराखंड में नगर निकाय की चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेता टिकट को लेकर दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशी चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही नामों की घोषणा होगी। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 यानी तक अधिकतर लोगों के टिकट की घोषणा कर दी। हालांकि समय बहुत कम है, इसलिए बाकी के नामों की घोषणा के लिए हो सकता है हम एक दिन का समय और लें। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है एक दिन और हम लेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकायों में आरक्षण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटें तय की हैं। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। कई नगर पालिका और नगर पंचायत ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढती फिर रही है, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे। बीजेपी में कोई ऐसा निकाय नहीं है जहां 5 से 7 दावेदार ना हो, इसलिए डर से कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। जहां तक रही आरक्षण की बात, तो वो एक्ट के आधार पर तय हुआ है। पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चौथी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएं देखने को आ रही है। कई बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और हम लोग पूरी तरीके से। देखिए, कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नगर पालिकाएँ, कई नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढते फिर रही है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए कांग्रेस इससे घबरा करके, भयभीत होकर के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और जो भी आरक्षण तय हुआ है
उसमें चाहे आपत्तियों के बाद हुआ है या पूर्व में हुआ है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से हुआ है, पूरी छानबीन के बाद हुआ है, और जो नियम है निकाय का जो एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार ही आरक्षण तय हुआ है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कहा कि सरकार को न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस की चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशियों को लेकर अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बहुत से साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस पर अंतिम फैसला प्रदेश अध्यक्ष को ही करना है। एक सीट पर हमारे कई साथियों ने आवेदन किए हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। निकाय चुनाव तो अब तक संपन्न हो जाने चाहिए थे, जल्दी कहाँ हो रहे हैं, तो बहुत विलंब से हो रहे हैं। 1 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। जो कांग्रेस निकाय चुनाव के लेकर पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस की दबाव की वजह से और न्यायालय के इंटरव्यून करने की वजह से सरकार को जो है बैकफुट पर आना पड़ा और चुनाव को जो है कराने का निर्णय लेना पड़ा। कांग्रेस के हर साथी जो है हर सीट पर जो है कई आवेदन आ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा से पहले लगातार बैठकों का जिस प्रकार से मंथन चल रहा है, उससे लगता है कि इस बार पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर भी काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदित्य राम कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के पास कहीं कोई प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस कहीं दौड़ में भी नहीं है। बीजेपी के पास एक सीट पर 2-2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों का आवेदन मिला है। ऐसे में सवाल यह है, पिछले दिनों से जिस प्रकार से यहां पर मंथन चल रहा है और आज भी मंथन का दौर जारी है, इसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा जल्द की जाएगी। कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं और आज अगर मैं कई पंचायतों की बात करूं, कई नगर पालिकाओं की बात करूं, तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से दावेदारों की भरमार है और एक सीट पर 2-2 दर्जन प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर कोई जो है जीत की ओर जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट एक जीत का एश्योरेंस है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की भरमार है और कांग्रेस में सन्नाटा है। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी बीजेपी के साथ फाइट में नहीं है। जिला प्रशासन देहरादून ने निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए तैनात नोडल और सह नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पारदर्शिता के साथ सुरक्षित चुनाव कराना सभी का दायित्व है। इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और मॉडल कोड इज आल्सो इन फोर्स। सो नॉमिनेशंस हमारी इमीडिएट फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो एक जनरल सेंसिटाइजेशन और सभी जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जो इलेक्शन में कार्यरत रहेंगे, उनके अन्य डिपार्टमेंटल ऑफिसर सबॉर्डिनेट्स, चाहे वो AROs हैं या अन्य व्यवस्थाओं के नोडल्स हैं, उनको जो इंटेंसिव एक ट्रेनिंग है वो प्रारंभ कर दी गई है। और सभी से ये अनुरोध भी किया गया है कि समय सारणी के अनुसार और जो हमारे आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप कार्य करें। कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है सभी ऑफिसर्स में, इंफॉर्मेशन गैप नहीं होना चाहिए और दे शुड कमिट कंडक्ट देयर ड्यूटीज फ्री एंड फेयर।
खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में शुरू हो गया है। वहीं इसे लेकर देहरादून नगर निगम आयुक्त ने बताया कि शहर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 40 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 4 रैन बसेरे भी व्यवस्था वहां पर की गई है। तो ठंड को लेकर देहरादून प्रशासन अलर्ट हो गया है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए जगह जगह हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 40 से अधिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रोज़ाना की जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे 4 ऑपरेशनल रैन बसेरे हैं उनमें भी लगातार व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा एक संस्था के द्वारा भी रैन बसेरा चलाया जाता है, उसमें भी हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि सर्दी से ज़्यादा दिक्कतें किसी को ना हो और उनको ज़रूरी सहूलियतें दे पाएँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में रोडवेज की बस खाई में गिर गई और मौके पर राहत की टीम को भेजा गया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। नैनीताल के भीमवाल में रोडवेज की बस खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि हादसा भीमताल में हुआ है। राहत टीम मौके पर भेजी गई है। दुर्गम रास्ता होने के कारण टीम को पहुंचने में समय लग रहा है। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक रोडवेज बस खाई में गिर गई। तो वहीं राहत टीम को भेजा गया है। तो नैनीताल में ये सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई। खाई में गिरने से अभी वहां पर राहत टीम कार्य में जुटी हुई है और लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। भीमताल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई। तो रास्ता खराब होने की वजह से ये बस खाई में गिर गई। वहीं राहत बचाव की टीम को प्रशासन की तरफ से वहां पर भेजा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि राहत टीम को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब है। तो वहीं भीमताल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई। तो दुर्गम रास्ता होने के कारण टीम को पहुंचने में समय लग रहा है। भीमताल में ये सड़क हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरा मामला है? रोडवेज बस खाई में गिरी है। देखिए पुष्पेन, आपको बता दूं, आज करीब 1:30 बजे के आसपास भीमताल से एक रोडवेज बस हल्द्वानी आ रही थी और उसी में यहाँ पर जो भीमताल के पास एक सलड़ी नामक स्थान पर मोड़ काटते समय गाड़ी जो रोडवेज की बस तो असंतुलित हो गई और उस कारण वो गहरी खाई में जा गिरी है। हालांकि अभी की जो ताज़ा जानकारी उसका कोई हताहत हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है और हल्द्वानी से करीब 10 एम्बुलेंस वहाँ पर भेजी जा चुकी है और यहाँ पर जो अधिकारी है वो लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं। तो साफ तौर से कहा जाए तो जो क्योंकि बड़ा बस हादसा है उसको लेकर के यहाँ पर क्योंकि 38 यात्री इस बस में सवार थे और सभी उसमें यहाँ पर जानकारी जो फिलहाल मिली कि अभी कोई यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि कुछ यात्री अभी नीचे खाई में बस में फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ पर जो है ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसको लेकर प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है। जी अमित, राहत को लेकर क्या कुछ बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो घायल हैं उनको कहां पर भेजा जा रहा है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं, राहत कार्य को लेकर के यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं और जो यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी हैं उनको वहाँ पर भेजा जा चुका है और यहाँ पर क्योंकि 10 एम्बुलेंस गाड़ी भी प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पर जो घायल होंगे उनको उपचार के लिए वहाँ पर गाड़ी भेजा चुकी है और STS हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल में सभी घायलों को लाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो भी यहाँ पर जो घायल लोग हैं उनको यहाँ लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई कि कितने लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है और किसी प्रकार से यहाँ पर कोई बड़ी यहाँ पर आगे दुर्घटना ना हो उसको लेकर के अब सचेत नजर आ रहा है। अमित, हादसे के क्या कुछ कारण रहे और रास्ते को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पहले से यहाँ पर सुविधा नहीं की जा रही थी या फिर आज पहली बार यहाँ पर हादसा हुआ है या पहले भी हादसे इस रास्ते पर हो चुके हैं?
देखिए पुष्पेंद्र, बात किया तो भीमताल से हल्द्वानी की जब ये गाड़ी आ रही थी तो सलड़ी नामक स्थान पर मोड़ काटते समय, क्योंकि गाड़ी की बता रहे हैं कि स्थिति जो गति थी वो तेज थी और मोड़ काटते समय गाड़ी असंतुलित हो गई, जिस कारण वो पलट कर खाई में जो कि हालांकि जो रास्ता है वहाँ रास्ते को लेकर के क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी के आदेश के बाद से सभी जो रास्ते हैं पहाड़ के वो दुरुस्त किए जा रहे हैं और रास्ता यहाँ पर उतना खराब नहीं था। तो जो प्रथम दृष्टा यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसमें ड्राइवर जो है असंतुलित हो गाड़ी हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश मार्ग पर 7 मोड़ के पास एक बस के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई, जहां दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार एक लड़की का पैर बस में फंस गया था, जिससे एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लड़की को बाहर निकाला। वहीं बस में सवार 45 लड़कियां सुरक्षित हैं। तो तेज रफ्तार का कहर यहां पर भी देखने को मिला है, जहां पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 45 लड़कियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर सिंचाई विभाग की ओर से 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाई जा रही है वाहन पार्किंग छत डालने के दौरान धराशायी हो गई। इस दौरान 3 मजदूर भी घायल हो गए, जिन्हें शीघ्र ही उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि लगभग 50 कार वाहनों के लिए यह पार्किंग बनाई जा रही थी, जो आज टूट गई। बनने से पहले ही पार्किंग की छत गिर गई। सिंचाई विभाग के द्वारा एक पार्किंग का यहाँ पर 30 गाड़ियों की पार्किंग का एक निर्माण किया जा रहा था। तो जो हमारे संज्ञान में है कि अभी मैं मौके पर ही हूँ, यहाँ पर जो लिंटर पड़ रहा था उसमें आपका एक पोर्शन उसका जो है ढह गया है। तो उसमें 2 व्यक्ति आपका सामान्य रूप से घायल हैं और उनको अभी हमने आपका जो है जिला अस्पताल में भी एडमिट करवा दिया है। और इस कारणों को जो जांच है आपका उसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से आपका जो एक पोर्शन जो टूटा है इसका, वो किन कारणों से टूटा है। उसके लिए आपका एक बाकायदा जिला स्तर पर एक कमेटी गठित करके जांच की जाएगी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेजन गुरमीत सिंह ने शिरकत की। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएमओ देहरादून, विभिन्न अस्पतालों के निदेशक, कुलपति सहित बड़ी संख्या में सेवा के जवान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में निःशुल्क नेत्र रोग और मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप भी लगाया गया। जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ब्लड बैंक के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए शासन को डीपीआर प्रेषित की गई। सरकार से ब्लड बैंक भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। एक्सपीडिशियस वे से एस्टिमेट्स रेडी करवाकर अक्टूबर में ही प्रेषित कर दिया गया था वित्तीय स्वीकृति के लिए। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसी माह उसका जो काम है वो ग्राउंड पर शुरू हो जाए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।